तो बिहार की राजनीति में पहली बार हो रहा है जब नीतीश कुमार को उनके दल के भीतर से और लालू प्रसाद यादव जी को उनके दल राष्ट्रीय जनता दल के भीतर से चैलेंज मिलने लगा है। और चैलेंज की भी बाहरी लोगों ने नहीं दिया है। लालू यादव को उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने दिया है, वैसे ही नीतीश कुमार को उनके सबसे विश्वस्त साथी, विश्वस्त सहयोगी आरसीपी सिंह ने दिया है। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। हम लोग पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ आज मौजूद है आलोक आजादी, जो राजनीतिक सलाहकार हैं और राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। बिहार की राजनीति पर हमने आपको ये बताया कि तमाम संभावनाएं क्या हो सकती है, कांग्रेस रास्ता क्या हो सकता है, महागठबंधन का रास्ता क्या हो सकता है और साथ ही साथ एनडीए का रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन अभी बिहार की राजनीति में एक और नाम है जो काफी चर्चा में है, पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव, जो अभी कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आते ही अपने पूरे फॉर्म में शुरू हो गए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनाने की फिराक में है, क्योंकि इतने दिन जेल में रहने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों पर सोच विचार किया है और आते ही उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियों के बिना उनकी पार्टी कहीं भी सेटल नहीं हो पाएगी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक तरफ पप्पू यादव नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ एनडीए पर हमलावर होते हैं। दूसरी बात करें अगर महागठबंधन में, तो कांग्रेस के साथ जाने को भी तैयार हो जाते हैं और आरजेडी पर लगातार हमलावर है। तो ये जो अलग तरह की राजनीति पप्पू यादव ने शुरू की है, ये क्या मैसेज देता है? क्योंकि कांग्रेस इनको अपने पाला में लेना चाहता था और बातें नहीं बन पाई। हमारे साथ आलोक आजाद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। जी धन्यवाद। ये जो समीकरण और जिस तरह के राजनीति पप्पू यादव ने शुरू किया है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? जी, पप्पू यादव की राजनीति बहुत ही अलबेला चल रहा है अभी। बिहार में जननेता के नाम से पप्पू यादव को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया था जब पटना डूब रहा था तब। लगातार कहीं कोई घटना होती है या कोई परेशानी में है तो पप्पू यादव की उपस्थिति वहां उस जगह पे जरूर होती है, हम लोग लगातार देख रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जी का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अटपटा लग रहा है। क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, यह तो जरूर है कि बहुत महत्वाकांक्षी नेता है। बिहार के बहुत महत्वाकांक्षी नेताओं में पप्पू यादव जी भी हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिनों से देखने को आ रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस की तारीफ करते हैं, कांग्रेस को समुद्र बताते हैं, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव पे आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। महागठबंधन में उनकी एंट्री बिना आरजेडी के सहमति के हो नहीं सकती है। बिल्कुल। बावजूद एक तरफ कांग्रेस का गुणगान करना, तारीफ करना, कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताना, समुद्र बताना और तारीफ का कसीदा पढ़ने के साथ साथ तेजस्वी यादव को नसीहत देना, तेजस्वी यादव पे कटाक्ष करना, तेजस्वी यादव के राजनीतिक विरासत पे कटाक्ष करना समझ से परे है। वही दूसरी ओर देखेंगे हम लोग, यही काम एनडीए के साथ भी उन्होंने पप्पू यादव जी ने किया है। पप्पू यादव नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, लगातार तारीफ कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व जब वो जेल गए थे तो उसमें उनके समर्थक लगातार नीतीश कुमार को पे आक्रामक थे, लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार की चाल, नीतीश कुमार ने पप्पू यादव को जेल में भेज दिया है और 5 महीने से जेल में बंद रखा हुआ है। ये अकर्मण्य सरकार है। नीतीश कुमार के विरोध में लगातार कार्यक्रम भी चल रहे थे लोग ये जन अधिकार पार्टी के। बावजूद उनको जेल से बाहर निकलते के साथ नीतीश कुमार के प्रति उनके मन में स्नेह और प्रेम जो उमड़ रहा है, कहीं न कहीं नया समीकरण का संकेत भी दे रहा है। और दूसरी ओर बीजेपी का जितना नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं उतना ही बीजेपी का शिकायत कर रहे हैं पप्पू यादव। तो पप्पू यादव की राजनीति समझ में से बिल्कुल परे हो रही है।
इधर महागठबंधन में एक की शिकायत करते हैं, एक की तारीफ करते हैं, एनडीए में एक जदयू की तारीफ करते हैं, भाजपा की शिकायत करते हैं। तो ये राजनीति और ये समीकरण समझ से परे है। मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने कहीं ऐसा तो नहीं सोच रखा है कि जदयू, कांग्रेस और जनाधिकार पार्टी को और अन्य छोटी छोटी पार्टियां मिलकर गठबंधन कराए। ऐसा मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ फ्रेम पप्पू यादव के दिमाग में है और पप्पू यादव उसी के अनुसार अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे और हमने ये कहा कि 2024 में एक नया समीकरण बनने की तैयारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा इस वजह से भी था क्योंकि पप्पू यादव ऐसे नेता हैं कि ये भी जब तक चीजों को आंक नहीं लेते हैं तब तक ये हिलने वाले। क्योंकि आपने कहा कि महत्वाकांक्षी नेता है, जब तक इनको रास्ता दिखता नहीं है कहीं जाते नहीं। खुद चुनाव अकेले लड़ लेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, भले ही सारे सीट हार जाए। लेकिन इस बार जब जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने जो बातें कही है वो अप्रत्याशित है, वो समझ से परे है और इसमें कहीं ना कहीं इस बात की झलक दिख रही है कि ये जो आप थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा की जो बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस और नीतीश कुमार को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और बाकी के जो तमाम छोटे दल हैं इनको ला करके केंद्र के खिलाफ जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ गोलबंद करने की ये जो समीकरण की जो बात हो रही है उस पर पप्पू यादव सोच रहे हैं। और ये इसलिए सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको इस बात की भनक है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, पप्पू यादव प्रयोगवादी इंसान भी है, लगातार प्रयोग करते हैं लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक। और मैंने उनको महत्वाकांक्षी इसलिए कहा था, अभी विधानसभा चुनाव में जब उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और पप्पू यादव एआईएमआईएम सब मिलकर गठबंधन करके एक साथ चुनाव लड़ने वाले थे, उसी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस से होने वाला था, अनाउंस होने वाला था, उसके कुछ समय उससे अनाउंसमेंट के कुछ समय पहले मुख्यमंत्री प्रत्याशी के घोषणा के कारण रालोसपा और पप्पू यादव के राह जुदा हो गए थे और दोनों अपने अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी बने थे। पप्पू यादव, मुझे लगता है कि एआईएमआईएम के 5 सीट आने के बाद पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को आरजेडी के पास से खींचा जा सकता है यदि कांग्रेस, नीतीश कुमार, पप्पू यादव और एआईएमआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी, ये वीआईपी पार्टी और हम ये सब मिलकर ये गठबंधन बनाता है तो मुस्लिम वोट को ओवैसी और कांग्रेस के सपोर्ट से खींचा जा सकता है, उधर नीतीश कुमार के सपोर्ट से खींचा जा सकता है। और जब इतने लोग होंगे तो आरजेडी यादव वोट हो या किसी अन्य वोट है उसमें भी टूट पैदा की जा सकती है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ समीकरण पप्पू यादव के दिमाग में चल रहा है और उसी समीकरण के अनुसार वो अपनी आगे की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली बात है, जदयू के लोग जहां चिराग पासवान का लगातार विरोध कर रहे हैं, वहीं पप्पू यादव छूटते के साथ चिराग पासवान के घर पर जाके चिराग पासवान और उसके परिवार से मिलके परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा और अपना पुराना संबंध को उन्होंने दर्शाया है। हालांकि उन्होंने तमाम बातें तो क्लियर बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत संबंध हमारा उनसे है और उसी नाते बाकी राजनीतिक रास्ते उनके अलग है, हमारे अलग है। तो यहाँ पर तो उन्होंने अपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई हम इसके साथ जा नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से जाने की चाहत जेडीयू के साथ इनकी है, कांग्रेस के साथ इनकी है, वो बाकी किसी के साथ नहीं है। क्योंकि साफ तौर से अभी एक निजी चैनल पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार अच्छे व्यक्तित्व के नेता, उनके साथ मैं जाना चाहता हूं, लेकिन अब आगे की बात कैसे हो इस पर उन्होंने क्लियर नहीं कहा। कांग्रेस के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस में भी मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर बिहार या केंद्र की राजनीति में जाना है तो ये दो ही ऐसी पार्टियां हैं जहां मैं अपनी रास्ता तलाश सकता हूं। तो जब ये बातें आप एक नेशनल टेलीविजन पर जब कहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पप्पू यादव इन 4-5 महीनों में जो जेल में बिताया, हो सकता है कि उन्होंने काफी चीजों को मंथन किया हो
बिहार की राजनीति को करीब से देखने की कोशिश किया हो, अपनी गलतियों को देखने की कोशिश किया हो, और अब इन्हें इस चीज का एहसास हो रहा होगा कि हम इन्हीं पार्टियों के सहारे ही आगे जा सकते हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं अपनी गोटी सेट करने के चक्कर में लगे हैं। नहीं, बिल्कुल कई सारे कारण हैं, जिन कुछ कारणों को मैंने गिनाया है। और पप्पू यादव जी के स्टैंड लेने का एक और रीजन मुझे लगता है, अभी तक निर्विवाद रूप से बिहार की धरती पे कहा जाता था कि लालू यादव और नीतीश कुमार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है उनके अपने दलों में। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है कि लालू यादव के निर्णयों को लगातार तेज प्रताप यादव चैलेंज करते जा रहे हैं जी। लालू यादव के वीटो पावर लगाने के बावजूद, तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने के बाद भी तेज प्रताप यादव लालू परिवार के कंट्रोल से लगातार बाहर चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नई चर्चाएं होने लगी हैं कि लालू यादव जी का फोन तक तेज प्रताप यादव ने रिसीव करना छोड़ दिया है, जिसके बाद राबड़ी देवी जी को पटना भेजा जाता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। और तेज प्रताप यादव को पहले सूचना दी जाती है कि राबड़ी देवी पटना पहुंचने वाली है और आपसे मिलने वाली है। बावजूद उनके आने के कुछ देर पहले तेज प्रताप यादव अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। राबड़ी देवी हवाई अड्डा से सीधे तेज प्रताप यादव के घर पर जाती है। बावजूद तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी जो उनकी माँ भी है उनसे नहीं मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, यह हम सभी देख भी रहे हैं कि लालू यादव के निर्णयों को और उनके आदेश को चैलेंज उनके परिवार से मिलना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ हम लोगों ने भी कुछ दिनों पूर्व ही देखा है कि नीतीश कुमार के निर्णय को जदयू में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। बिल्कुल। बावजूद लगातार चर्चा बनता रहा कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की नहीं सुनी और नीतीश कुमार की बातों को वहां नहीं रखा और खुद मंत्री बन गए। इतना ही नहीं, मंत्री बनने के बाद पटना आ तो जरूर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। उससे पहले उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया, नीतीश कुमार से मिलना मुनासिब नहीं किया। जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति है उसमें इस तरह का देखने को बहुत ही कम, या यूं कहे कि नहीं मिलता था। जो भी क्षेत्रीय दल होते हैं, छोटे दल जो भी हैं, उनके नेता यदि कोई बड़े पद को पे आसीन होते हैं या फिर मंत्री बनते हैं, सरकार में शामिल होते हैं, तो सबसे पहले अपने जो बड़ा नेतृत्व है, जो प्रमुख नेतृत्व है, वहां से जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन पटना आने के बावजूद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से नहीं मिले। उतना ही नहीं, आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ आरसीपी सिंह के समर्थक डॉक्टर अमरदीप जो सोशल मीडिया संभालते थे जदयू का, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया और आरोप लगाए दल पे। इसके साथ साथ आप देखेंगे अभय कुशवाहा, उसको भी उनको अभय कुशवाहा जिनको पार्टी से निकालने तक की चर्चा होने लगी और पार्टी से निकालने की स्थिति भी बन गई थी, अभी उनको किसी पद पे नहीं है वो, बावजूद उनको इस्पात मंत्रालय में उन्होंने अपना आप सचिव बनाया। अमरदीप जी को अभी उन्होंने हिंदी सलाहकार समिति जो इस्पात मंत्रालय का है उसका सदस्य बनाया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के अभी के राजनीतिक जीवन में अभी तक के सबसे बड़े विरोधी चिराग पासवान, जिसको नीतीश कुमार जी फूटे आंख नहीं सुहाते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, उनको हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बना दिया गया। तो बिहार की राजनीति में पहली बार हो रहा है जब नीतीश कुमार को उनके दल के भीतर से और लालू प्रसाद यादव जी को उनके दल राष्ट्रीय जनता दल के भीतर से चैलेंज मिलने लगा है। और चैलेंज की भी बाहरी लोगों ने नहीं दिया है, लालू यादव को उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने दिया है, वैसे ही नीतीश कुमार को उनके सबसे विश्वस्त साथी, विश्वस्त सहयोगी आरसीपी सिंह ने दिया है। तो बिहार के राजनीति में लगातार बदलाव आ रहा है और कहना मुश्किल है कि आगे बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। क्योंकि बिहार की राजनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और तमाम पार्टियों के वो अंदरूनी बातें, वो एनालिसिस जो हम करते हैं वो बिग न्यूज 9 पर ही आप देख सकते हैं। और क्योंकि जिस तरह के हालात है उसमें तमाम संभावनाएं की जा सकती है और हर तरह की संभावनाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आलोक आजाद जी और हम बिहार की राजनीति पर लगातार ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। और क्या स्थिति बनने वाली है आगे, ये तो देखने की बात है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।